हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन का पंडा। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे ITR 1 के बारे में। ITR 1 कैसे भरेंगे आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। आप पहली बार ITR 1 भर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद फाइलिंग कर सकते हैं, किसी से आपको पूछना जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें सारा चीज़ मैं इसमें कवर कर दूंगा। न्यू जो है, कोई पहली बार ITR भर रहे तो उसका क्या क्या डिटेल्स भरना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ इसमें बता दूंगा। थोड़ा वीडियो लेंथ बड़ा हो सकता है लेकिन इसमें सारा क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर आप यूज़ करते हैं, क्रोम में है या कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, आप वहाँ पे सिंपली आपको इनकम टैक्स करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे आएगा इसमें आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप ऊपर में देखेंगे लॉगिन और रजिस्टर। ठीक है, लॉगिन में आपको क्लिक, जिन लोगों का लॉगिन में क्लिक ऑन लोग करेंगे, जिन लोगों का ऑलरेडी रजिस्टर है, यूजर आईडी, पैन नंबर, पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। जिन लोगों का लॉगिन नहीं है आपको यहाँ पे सिंपली रजिस्टर में क्लिक करना है। ये जैसे आपका जो से जीमेल अकाउंट खोलना है, उसका इन्फॉर्मेशन आप भर के जीमेल अकाउंट खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, ऐसे आपका इनकम टैक्स में एक अकाउंट खोलेंगे। पैन बेस अकाउंट रहेगा, पैन का सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इसमें भरेंगे। एड्रेस वगैरह देने के बाद उसको एक यूजर आईडी आपका हो गया, पैन नंबर, पासवर्ड आपका क्या होगा कि नया सेट करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आपको टैक्स पेयर ऑप्शन चूज करना होगा, आपका पैन नंबर यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद आपको वैलिडेट करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करना होगा। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आपका पैन का जैसे फॉर्मेट में आपको पैन में जिस नाम में है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट वो पूछेगा, आप वो भी चूज कर लेंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछ के उसके बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका क्या डिटेल्स देना होगा कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, वो सब भरने के बाद आप उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे पुट किए उसी में OTP जाएगा। वो OTP आपको ईमेल आईडी और मोबाइल का OTP यहाँ पे देंगे। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे कि वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद उसको क्या होगा कि आपको पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन देगा, आप पासवर्ड वहाँ पे बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के टाइम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नंबर, अल्फ़ाबेट और सिंबल एक कोई भी एक यूज़ करके उसको पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, सेम आपको क्या करना है, जैसे हम आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेंगे। पासवर्ड हो गया के बाद आपको लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर यूजर आईडी पूछेगा। एंटर यूजर आईडी क्या रहेगा, आपका पैन नंबर, आपका यूजर आईडी रहेगा, पैन नंबर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको टिक मार के यूजर आईडी आपका डाल दिए, उसके बाद पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली आपको क्या होगा कि ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे फाइलिंग करने के लिए आना होगा। तो फाइलिंग करने से पहले आपको क्या करना होगा कि लॉगिन जैसे हो गया, पहली बार आप है, उससे पहले आप फाइलिंग नहीं किए तो इन लोग के लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, माई प्रोफाइल में जाएंगे, बैंक अकाउंट को यहाँ पे क्लिक करके बैंक अकाउंट को एक ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड बैंक आपको मेरा ऑलरेडी है इसीलिए दिखा रहे, नहीं तो यहाँ पे ऐड बैंक में जाएंगे। ऐड बैंक में जाने के बाद आपको क्या होगा, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद आपको सेम बैंक अकाउंट यहाँ पे जो डाले हैं सेम बैंक अकाउंट दोबारा फिर डालेंगे। उसके बाद अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट वो चूज करेंगे। उसके बाद ये जॉइंट अकाउंट है, सिंगल अकाउंट, प्राइमरी में सिंगल अकाउंट है तो प्राइमरी चूज करेंगे, जॉइंट अकाउंट तो जॉइंट चूज करेंगे। उसके बाद IFSC कोड चूज करेंगे। उसके बाद आपको नॉमिनेट कर देंगे वो रिफंड के लिए। उसके बाद इसको वैलिडेट कर देंगे। ध्यान रखेंगे जो बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में दिए हैं, आप रजिस्टर के टर्न करने के टाइम में वही बैंक अकाउंट, वही ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना चाहिए इनकम टैक्स में। उससे क्या होगा, आपको वैलिडेट प्रॉपर हो जाएगा, आप रिफंड वगैरह मिल सकता है। जितना उस फिनेंशियल ईयर में 23-24 आप भर रहे हैं तो आप उस फिनेंशियल में जितना सारा बैंक अकाउंट है तो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। ऐड कर लेंगे, कोई भी एक अकाउंट का आपको क्या करना होगा कि एक रिफंड प्रोसेस करने के लिए आपको देना होगा, वहाँ पे नॉमिनेट करना होगा। सारा आप रिफंड के लिए नॉमिनेट नहीं करेंगे, कोई भी एक, जैसे मेरा देखिए यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, एक यहाँ पे देखिए ब्लू मार्किंग किया गया है, बाकी सब इसमें ऑफ है, राइट। उसके बाद सिंपली उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, AIS चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोसीड करेंगे। AIS आपको चेक कर लीजिए कि क्या इनकम रिपोर्टिंग हो रहा है। यहाँ पे AIS में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पीरियड देखेंगे 23-24। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आपको ये चीज़ देख लीजिए कि AIS के आपका AIS क्या का सारा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में क्या क्या इनकम है, कहाँ से इनकम आ रहा है, जो जो इनकम रिपोर्टिंग हुआ है वही इनकम आपको दिखाना होगा। उससे ज़्यादा दिखा सकते, उससे कम होगा तो फिर आपके पास नोटिस आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद आपको व्यू 26AS भी देख लीजिए। 26AS में कितना TDS वगैरह काटा है, आपको यहाँ पे टिक करके उसके बाद प्रोसीड करना होगा। यहाँ पे आपको
क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट चूज कर देंगे, फिनेंशियल 23-24 तो असेसमेंट हो जाएगा 24-25। तो इसके बाद आपको HTML, उसके बाद व्यू एंड डाउनलोड में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये वाला देख लेंगे कि कहाँ कहाँ कितना TDS कितना कटा है, वो सब चीज़ आपको ध्यान से देख लेंगे। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे TCS हो, TDS हो, या जो भी आपका प्रॉपर्टी वगैरह कुछ परचेज किए थे या सेल किए थे उसमें भी TDS वगैरह कटा है, तो आपको ये चीज़ सारा यहाँ पे मिल जाएगा। इसको एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या इनकम इसमें आया है और क्या क्या TDS कटा है। वही इनकम वहाँ पे हम लोग इनकम फाइल उसको दिखाना होगा और TDS क्लेम करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। और AIS में आपको जो भी मान लीजिए आप कुछ TDS वगैरह काटे तो उसका तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे पेमेंट टैक्स भी आप करते हैं ना, उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। TDS का इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, TDS जो काटा है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे जितना आपको मान लीजिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट किया, एडवांस टैक्स पेमेंट किया, उसका इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे AIS में आएंगे ना, तो ये आ गया, तो उसके बाद आपको यहाँ से आपको क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को भी आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, मैं जैसे डाउनलोड में जाऊँगा, देखिए यहाँ पे पासवर्ड आपका रहेगा कि पैन नंबर स्मॉल लेटर में रहेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ DOB, आपका डे मंथ ईयर पूरा रहेगा कंटिन्यू बेसिस में। तो डाउनलोड करके उसको खोल लेंगे PDF को। ठीक है, ये कर देने के बाद उसके बाद अभी क्या करेंगे कि आपको फाइलिंग करना है। देख लीजिए क्या क्या इनकम है। सैलरी पर्सन है तो आपको फॉर्म 16 आपका कंपनी से मिलेगा। आप एक बार इनसे फॉर्म 16 मांग लीजिए। फॉर्म 16 पार्ट B है। ये पार्ट B में आपको सारा चीज़ बता देगा कि कितना कितना इनकम है, क्या है, कितना सैलरी आपको मिला है, कौन सा सेक्शन में मिला है। ये सारा आपको ईजी हो जाएगा फिर भरने के लिए। कोई कंपनी फॉर्म 16 नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपका बैंक से रिसीव किए या कैश में रिसीव किए वो आप काउंटिंग कर लीजिए कितना आपको सैलरी मिला है। ठीक है, और पेंशन लोग की बिल भी सेम है। तो पेंशन लोग की बिल ऐसे ही आपको भरेंगे कि आप जो पेंशन का मिला है, फॉर्म 16 मिला है तो मिला है, नहीं मिला तो आपको जो भी बैंक में पैसा आया है उसको आपको यहाँ पे भरना होगा। कैसे भरेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइल नाम में क्लिक करना होगा, या फिर आपको ई फाइल में जाके, ई फाइल में इनकम टैक्स में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में भी आप जाके भी वहाँ पे भी जाएंगे तो इसी पेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको असेसमेंट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ से असेसमेंट चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि हम लोग ऑनलाइन भरेंगे। तो इसके बाद कंटिन्यू प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल आ गया, कंटिन्यू प्रेस करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म चूज करना है आइटर 1 कौन लोग भर सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। फॉर इंडिविजुअल भर सकता है, रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। उसका टोटल इनकम अप टू कितना रहना चाहिए, 50 लाख, राइट। 50 लाख कहाँ से आना चाहिए, कौन सा इनकम, सैलरी इनकम, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स इनकम लाइक इंटरेस्ट, सेविंग, आपका सेविंग इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये हो गया। और एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000 तक रहना चाहिए। ये इनकम होगा इस ये का अंदर में रहेगा तो फिर आपको आइटर 1 फिलअप करेंगे। लेकिन आप इससे अलग होगा तो फिर आप मान लीजिए शेयर का इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो फिर आप इसको भर नहीं सकते। सिंपली यहाँ पे भरना है सैलरी पर्सन जिन लोगों का इनकम अप टू 50 लाख तक है और कोई भी एक घर लिया है, उस खुद रह रहा है, रेंटेड खुद रह रहा है या फिर रेंटेड में लगा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक घर है। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट वगैरह कुछ पेमेंट करता है ना, तो फिर वहाँ से आपको डिडक्शन वगैरह यहाँ पे मिलेगा। और आपका अदर सोर्स का इनकम, FD, ये सब होगा। और एग्रीकल्चर इनकम तो 5 लाख तक, सॉरी 5,000 तक रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे फाइलिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड विद आइटर 1 करना होगा। उसके बाद लेट गेट स्टार्टेड में, उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन सा रीजन के लिए आप आइटर 1 फाइलिंग कर रहे हैं, आप जिसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, ओल्ड रिजिम के लिए 2.5 लाख से और न्यू रिजिम का 3 लाख से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि आप बोल रहे हैं कि सर हम लोग को तो पता है 7 लाख, लेकिन 7 लाख जो रिलीफ है न्यू रिजिम का, ठीक है, रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 87A में 25,000 का रिलीफ मिलता है। ओल्ड रिजिम में क्या होता है कि 5 लाख तक जिन लोगों का इनकम है उन लोगों को भी रिलीफ मिलता है, वहाँ पे 12,500 का मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, और न्यू रिजिम में अब जिन लोगों का इनकम अप टू 7 लाख तक है उन लोगों को सिर्फ रिलीफ मिलेगा। ठीक है, इसको चूज करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको ये ओके कर लेंगे। उसके बाद आपको ये जो टैब आएगा वो टैब को एक एक करके भरना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम भरना होगा, डिडक्शन भरना होगा, उसका टैक्स पेड कितना किए, ऑटोमेटिक आ गया होगा, TDS वगैरह, या फिर आपका सैलरी से TDS कटा है, या फिर खुद पेमेंट किए, या फिर आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। सब एक एक करके भरेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपको सिंपल देखिए यहाँ पे पूछा है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किस नेचर का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट में, पीयूसी में, या फिर आपका पेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट से या पीयूसी से, आपको वो चूज करेंगे। पेंशनर के लिए पेंशन चूज करेंगे। बाकी जो प्राइवेट में पेंशन मिल रहा है तो यहाँ पे अदर पेंशन में चूज करेंगे, प्राइवेट में जो जॉब कर रहे हैं अदर में चूज करेंगे। और क्या है यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है कि मान लीजिए जॉब वगैरह नहीं करे, आपको फैमिली पेंशन मिल रहा है तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके निकल जाएंगे। ठीक है, चूज किए, उसके बाद ये सेक्शन आज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको चीज है कि पिछले बार बाय डिफॉल्ट हम लोग ओल्ड रिज्यूम में थे, लेकिन इस बार बाय डिफॉल्ट न्यू रिज्यूम है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आपको ओल्ड रिज्यूम में जाना है तो आपको येस करना है, न्यू रिज्यूम में रहना है तो आपको नो करना है। तो नो करेंगे तो कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा और आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट है यहाँ पे अलाउ नहीं होगा न्यू रिज्यूम में। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे येस करेंगे तो ओल्ड रिज्यूम में आप जा सकते हैं, डिडक्शन वगैरह क्लेम कर सकते हैं। मैं येस इसीलिए दिखाता हूँ कि आपको डिडक्शन वगैरह का भी आइडिया आ जाएगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे येस कर रहा हूँ। आपका कैसे ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हैं तो येस करेंगे, न्यू रिज्यूम में रहना है तो आज इट इज नो रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, बैंक अकाउंट, कोई भी अकाउंट वैलिडेट होना जरूरी है। उसके बाद आपको नहीं है तो आपको यहाँ पे ऐड करके कर सकते हैं। उसके बाद आपको कन्फर्म करना है, कन्फर्म करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम भरना है, यहाँ पे इनकम का डिटेल्स भरना है। ये जो है आपको इसको स्किप कर लेना है, बाद में हम लोग उसको आगे के प्रोसेस में भरेंगे, येस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको यहाँ पे इनकम भरेंगे, एक एक करके इनकम भरेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, पहले इनकम फ्रॉम सैलरी भरेंगे। फॉर्म 16 से ऑटोमेटिक जो लोग टीडीएस वगैरह काटते होंगे उन लोगों का ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर भी एक बार क्या करेंगे, फॉर्म 16 से एक बार देख लेंगे कि ये ठीक आया है कि नहीं आया तो आपको यहाँ पे सिंपली एडिट करना है। जिन लोगों का नहीं आ रहा तो इन लोगों को सिंपली यहाँ पे एडिट में जाना होगा। एडिट में जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 फॉर्म 16 भी आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में देखिए ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट आपको ऐसे ही आज इट इज यहाँ पे डाल देना है। सेम यहाँ पे परक्यूजाइट वाला यहाँ पे फॉर्म 16 में मिलेगा, सेम यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे जो अमाउंट है सेकंड थर्ड वाला सी में और यहाँ से आपको मिल जाएगा, सारा फॉर्म 16 से मिल जाएगा। जिन लोगों का फॉर्म 16 नहीं है वो देख लीजिए कि जो बोनस हो या कुछ भी हो बैंक अकाउंट से आया है सारा यहाँ पे डाल दीजिए। परक्यूजाइट को अलग होगा आपका सैलरी स्लिप में, वो सैलरी स्लिप को अलग इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। पेंशनर क्या करेंगे, जो भी आपका पेंशन अमाउंट मिला है यहाँ पे डाल देंगे। सैलरी में पर्सन का कैश में या बैंक में कुछ भी मिला है तो आपको यहाँ पे पहला जो है इसमें आपको अमाउंट को डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं 5 लाख डाल देता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिलीट कर दीजिए, कोई इसको आपको जरूरत नहीं है, मैक्सिमम क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन देखिए, एग्जेम्पशन अलाउंसेस आपको यहाँ होता है, आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जैसे एचआरए हो गया, एलटीए हो गया, ये आपको यहाँ से आपको एग्जेम्पशन लेना होगा। डेथ, आपको रिटायरमेंट का ग्रेचुइटी कुछ मिल रहा है, पेंशन रिसीव कर रहे हैं, कुछ जो भी आपको एग्जेम्पशन लेना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मान लीजिए आप एचआर लेना चाहते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस, तो आपको यहाँ पे देखिए चूज करेंगे, देखिए यहाँ पे हो गया, चूज कर लिए। उसके बाद आपको फॉर्म 16 में होगा, फॉर्म 16 में एचआर होगा। देखिए मेरा फॉर्म 16 में एचआर है, आपका केस में फॉर्म 16 में एचआर है तो एचआर ले लीजिए, नहीं है फिर भी आप ले सकते हैं, आपके पास प्रूव होना जरूरी है। एचआर आपका हाउस रेंट आप दे रहे हैं वो कैलकुलेशन कर लीजिए 3 स्टेप में, कैसे कैलकुलेशन करते हैं एचआर, उसका ऊपर ऑलरेडी वीडियो मेरा चैनल में, आप उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मान लीजिए मैं एचआर में क्लेम कर लिया, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ क्लेम करना है तो आपको यहाँ पे ऐड करके वो एग्जेम्पशन आपको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसका रिलीफ कुछ 8-9 AM है तो आप यहाँ पे है डाल देंगे, मेरा केस में नहीं है तो आपका केस में होगा तो आप डाल देंगे। रिलीफ आपको वहाँ पे फॉर्म 16 में सारा चीज़ मिल जाएगा। रिलीफ कुछ मैक्सिमम का आदमी को नहीं मिलता है तो आपको इसमें कोई नहीं ज़रूरत है, आपको इसको छोड़ देंगे। उसका देखिए ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल गया, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे पी टैक्स का आपको मत देख लीजिए कि फॉर्म 16 में कितना है, या फिर सैलरी स्लिप में आपको देख लीजिए कि पी टैक्स कितना है। यहाँ पे मैं मान लीजिए 2500 रुपये पी टैक्स है तो मैं यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद आपको ये हो जाएगा। लेकिन न्यू रिज्यूम आप चूज करते हैं ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ अलाउ होता, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टैक्स का आपको मिलता नहीं, ठीक है। और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस यहाँ पे है ना, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिलता है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ पे चूज करते हैं ना नेचर में, तो आपको यहाँ पे ये एक्टिव रहता है, आप इसमें भर सकते थे। प्राइवेट चूज किया इसलिए नहीं भरना होगा आपका केस में। पेंशन वालों के लिए सिर्फ ऊपर वाला भरना होगा, एचआर होगा तो आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको आज इट इज भर के इसको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको ये हो गया, आपको फॉर्म 16 से मिला होगा ना आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म 16 से कॉपी पेस्ट है ये चीज़, पूरा उससे देखिए फॉर्म 16 से और एक एक चीज़ देखिए और इधर भरते रहिए, ठीक है। ये हो गया आपका सैलरी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आपको भरना होगा तो आपको यहाँ पे ऐड एडिटी में जाना है।
एड एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना होगा किस कैटेगरी में आपका हाउस प्रॉपर्टी है। खुद रह रहे हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड चूज करिए। सेल्फ ऑक्युपाइड चूज करके इंटरेस्ट आप जो यहाँ पे है मैक्सिमम आपको यहाँ पे 2 लाख तक मैक्सिमम ले सकते हैं। तो देख लीजिए आपका बैंक स्टेटमेंट से कितना आपको इंटरेस्ट पेमेंट किए, सिर्फ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट 80C में आपको डिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। एरियर ऑन रिलीज मान लीजिए लास्ट ईयर आपका खुद नहीं रह रहे थे, भाड़ा में लगाए थे, तो उसका कोई एरियर सैलरी इस बार में मिला है तो आपको यहाँ पे डाल देंगे। अदरवाइज नहीं है तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसको स्लिप छोड़ देना है। मान लीजिए आपका रेंटेड में है, लेट आउट में है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि आइटम 1 में दिखा सकते, 2 हाउस प्रॉपर्टी रहेगा तो नहीं दिखा सकते आइटम 1 में, तो आपको आइटम 2 या फिर अलग भरना, आइटम 2 भरना होगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, तो मान लीजिए एक ही प्रॉपर्टी में आप भाड़ा में लगा दिए तो लेट आउट चूज कर लेंगे। लेट आउट चूज करके आपको यहाँ पे जितना रिसीव किए हैं आपको रेंट यहाँ पे डालेंगे। उसका आपको लोकल टैक्स जितना पेमेंट किए, मान लीजिए म्युनिसिपल टैक्स वगैरह पेमेंट किए तो आपको यहाँ पे डालना होगा। ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल जाएगा आपका। एनुअल वैल्यू का जो आ जाएगा ये होने के बाद, उसके बाद आपको इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे जितना आपको इंटरेस्ट पेमेंट किए, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जो भी आपको पेमेंट किए बैंक में से फाइनेंस लेके। ऑन रियलाइज रेंट आप रिसीव किए थे तो इस बार में रिसीव किए तो आप इसको यहाँ पे डाल के ये ऐड कर सकते हैं। मेरा कैसे में सिर्फ ये है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी करके इसमें 2 लाख मेरा है, उसके बाद आपको मैं ऐड कर दिया, ये हो गया, ऐड हो गया। ये आपका सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट हो जाएगा, सैलरी इनकम से ये अमाउंट एडजस्ट होके आ जाएगा, ठीक है। देखिए अभी ये आ गया मेरा, अभी ये हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया, ऊपर में सैलरी इनकम आ गया। अभी ये आ गया नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या डालेंगे, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड, या फिर आपको आईटी रिफंड से मिला होगा कोई इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऑटोमेटिक डिविडेंड का इनकम मेरा आ गया है, या फिर आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट भी आ गया था होगा ना, तो आपको यहाँ पे टिक करके मान लीजिए अमाउंट में कुछ चेंज करना है तो आपको एडिट में करना होगा। एडिट में करके आपको ये अमाउंट को, डिविडेंड अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, और आपको ये क्वार्टरली भी उसको ब्रेकअप दिखाना होगा। जो इनकम वहाँ पे दिखाएंगे ना डिविडेंड का इनकम को क्वार्टरली ब्रेकअप देना है, जिस क्वार्टर में मिला है उस क्वार्टर में आपको डालना होगा। AIS आपको मिल जाएगा, या फिर बैंक स्टेटमेंट से देख लीजिए कि कौन सा ये में आया है, ठीक है। उसके बाद ये तो आ गया आपको डिविडेंड का इनकम जो ऑटोमेटिक आया है, उसमें एडिट में जाके कर सकते हैं। जो नहीं आया है आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको ऐड अनदर में आपको क्लिक करना है। ऐड अनदर में क्लिक करने के बाद आपको सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट है तो आपको येस करके सेविंग बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे डाल देंगे। मेरा मान लीजिए सेविंग इंटरेस्ट 5000 है तो मैं 5000 डाल दूंगा। उसके बाद एफडी से मिला होगा तो एफडी का इंटरेस्ट येस करके एफडी का इंटरेस्ट यहाँ पे डाल देंगे। नहीं है तो आपको नो रखना है। सेम आपको आईटी रिफंड से इंटरेस्ट मिला तो आपको येस करके यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। सेम आपका प्रोविडेंट फंड का ये हो गया, जो भी आपका है तो आपको यहाँ पे येस करके डाल देंगे, नहीं तो आपको नो रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो फैमिली पेंशन, आपको सैलरी वगैरह तो भरना नहीं था कुछ, वहाँ पे ऐसे रहना है। फैमिली पेंशन के लिए आपको वहाँ पे फैमिली पेंशन चूज किए होंगे तो यहाँ पे येस करके फैमिली पेंशन अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। जिन लोगों को फैमिली भी पेंशन है प्लस सैलरी भी मिलता है तो उन लोगों के लिए सैलरी वगैरह भरेंगे, प्लस इसमें फैमिली पेंशन का आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट, मान लीजिए मैं 50,000 फैमिली पेंशन मिला तो 50,000 यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल गया, 15,000 का आपको डिडक्शन मिल गया, रिमेनिंग का ऊपर आपको इनकम माना जाएगा, ठीक है। बाकी रह गया एनी अदर। एनी अदर में क्या है, ऊपर में जो इनकम बताया गया अदर सोर्स का इनकम छोड़ के बाकी कुछ इनकम आ रहा है, तो जैसे ट्यूशन फी हो गया, ये हो गया, तो आपको क्या करेंगे, ट्यूशन फी मान लीजिए ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आगे शाम को, उसमें से 5,000 10,000 कुछ है इनकम आ रहा है तो आपको यहाँ पे येस करके वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। यानी यहाँ पे येस करेंगे, उसके बाद अमाउंट डालेंगे और उसका नेचर डाल देंगे कि इनकम का नेचर क्या है। नहीं है तो आपको नो कर देंगे, ठीक है। उसका डिविडेंड इनकम तो आ गया, आपको मैं बता दें, उसके बाद आपको कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपका इनकम का यहाँ पे हो गया है, हाउस अदर सोर्स का इनकम भी यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, लेकिन एग्जेम्पशन इनकम को भी आपको डिक्लेरेशन देना है। जैसे LIC से कुछ मिला है मैच्योर टाइम में, वो एग्जेम्पशन में आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। ग्रेचुइट आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से नीचे, उसका भी आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे देना होगा। जो भी आपको डिक्लेरेशन, जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से कुछ रिसीव किए तो वो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन इनकम है, इनकम में भले ही उसको ऐड नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना जरूरी है। ये सब जो भी आपका एग्जेम्पशन इनकम है आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे आपको जो भी आपको अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिला है, देखिए MPML का लिए है, और आपका यहाँ पे मान लीजिए आप सुपर एनुएशन फंड से मिला है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मिला, आपको चूज करके वो अमाउंट भरेंगे, भर के आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। मेरा केस में कुछ नहीं तो मैं इसको कुछ नहीं भर रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद आपको ये हो गया, आपका एग्जेम्पशन इनकम कुछ नहीं है तो आपको कुछ नहीं भरना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्फर्म कर लेना, ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया है। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम में बताया था कि ओल्ड रिज्यूम में ग्रॉस टोटल इनकम के डिडक्शन देने के बाद जो आपका इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम आता है उन लोगों को क्या होगा कि आपको रिलीफ मिलेगा अंडर सेक्शन 87A में 12,500 का रिबेट मिल जाएगा मैक्सिमम, तो उसमें टैक्स नहीं आएगा। न्यू रिज्यूम में क्या होता है कि सेम है, 7 लाख तक आपका जो है नेट इनकम आता है वो आपको रिलीफ मिल जाएगा 87A में, कितना 25,000 का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद आपको यहाँ पे डिडक्शन टैब में जाना होगा। डिडक्शन टैब में जाके आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जाके ना इसको भी स्किप कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ से भी आपको भर सकते हैं। ये ATC में यहाँ पे येस करके भी यहाँ से भर सकते हैं। मान लीजिए ATC में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगा, ध्यान रखेंगे ATC में 1.5 लाख मिलेगा। क्या LIC आपका हो गया, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, FD 5 साल से ज़्यादा है, या फिर आप जो म्यूचुअल फंड है टैक्स सेविंग वाला किए हैं, या फिर आपका बच्चा का ट्यूशन फी वगैरह है, वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगा। सब मिला के यहाँ पे 1.5 लाख मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे येस करना होगा। बाकी और इसमें नहीं है 80D में आप येस करके भी ना आपको वहाँ पे आगे भी भरना होगा। 80E होता है कि आप कोई लोन लिए हैं आपका हायर स्टडी के लिए खुद या फिर आपका बच्चे के लिए लिए होंगे, तो आपको यहाँ पे येस करके उसका इंटरेस्ट यहाँ पे डालेंगे। 80TTA में आपका जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है तो आपको 80TTA में चूज़ करना होगा। ठीक है, सीनियर सिटीजन होते तो आपको क्या होता कि ये आपको यहाँ पे 80TTB आ जाता तो आपको वहाँ पे मिलता। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 का मिलता है और आपका हम उसमें क्या होता है कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट FD का इंटरेस्ट मिला के मिलता है 50,000 का मैक्सिमम। और आपका ये नॉर्मल के केस में सिर्फ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा 80TTA में मैक्सिमम 10,000। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये मैं चूज़ किया, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेशल डिजिट वगैरह होगा तो आपको यहाँ पे चूज़ करके अमाउंट वगैरह डाल देंगे। ठीक है, आपका ये इंटरेस्ट और रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी वगैरह कुछ होगा तो आप इसमें डालेंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फिर आप इसको यहाँ पे नहीं भर के ना इसको भी स्किप दिस क्वेश्चन भी करके भी आगे भी बढ़ सकते हैं। यस करेंगे तो आगे बढ़ के भी वहाँ से भी वहाँ पे भी आप भर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे यहाँ से भी भर सकते हैं या फिर स्किप करके भी वो यहाँ पे भी भर सकते हैं। ये प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप भर सकते हैं 80D को तो आपको भरना होगा। यहाँ पे जैसे एडिट में जाएंगे, देखिए 80D हो या ना हो आपको भरना होगा। मान लीजिए आपका 80D में कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या कर देना होगा कि नॉट क्लेम का आपको कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी नॉट क्लेम करके इसको आपको सेव कर लेना है। मान लीजिए आपको क्लेम करना है तो आपको देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, पहले आप पूछ रहा है कि वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। आपका फैमिली मेंबर इसमें पेरेंट्स को छोड़ने के बाद आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं तो आपको येस करिए, अदरवाइज आप नो करिए। ठीक है, सीनियर सिटीजन आप नहीं है या फिर आपका वाइफ आपका स्पाउस नहीं है, ठीक है, तो आप इसको नो करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस जितना मिल दिए हैं यहाँ पे डाल देंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किए हैं तो यहाँ पे डाल देंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम आपको 5,000 का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका पेरेंट्स का पूछ रहा है कि पेरेंट्स में आप सीनियर सिटीजन है तो आपको येस करेंगे, या फिर सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको नो करना होगा, या फिर पेरेंट्स के लिए क्लेम नहीं करना है तो नॉट क्लेम करके निकालना होगा। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से आपको यहाँ पे चूज़ करके उसी हिसाब से आपको यहाँ पे एक्टिव होगा, उसी हिसाब से आपको डालना होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मेडिकल एक्सपेंडिचर मान लीजिए आपका पेरेंट्स का या फादर मदर के लिए कोई आप इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए हैं लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किए हैं, उसके पास आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है तो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर ले सकते हैं। क्योंकि आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन कैटेगरी में होंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 का एक्सपेंडिचर आपको अलाउ होगा, तो आपको यहाँ पे 50,000 का एक्सपेंडिचर ले सकते हैं। उसके बाद ये डालने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद आपको सेव करेंगे। मेरा केस में नहीं है, इसमें मैं नॉट क्लेम कर देता हूँ। ऊपर में भी नहीं है तो मैं इसको भी नॉट क्लेम करके, मेरा कोई डिडक्शन इसमें क्लेम नहीं करना है तो अब इसको सेव कर लेंगे। ध्यान रखेंगे जो भी डिडक्शन 80C हो या 80D हो, कुछ भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं ना, आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। बिना डॉक्यूमेंट में आप डिडक्शन क्लेम मत करिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास नोटिस आ जाएगा। उसके बाद आप सी ऑल डिडक्शन में आपको क्लिक करेंगे ना, मैं जैसे स्किप किया था ना, उसके बाद बोला ना कि आपको बाद में भर सकते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ करके वो चीज़ को भर सकते हैं, जो जो डिडक्शन आपको चाहिए यहाँ पे टिक करके से ये हो गया। उसके बाद में ये हो गया, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐड करूँगा ना, ये सिर्फ यही वाला डिडक्शन आ जाएगा, मैं यहाँ पे भर सकता हूँ। जैसे सेविंग बैंक इंटरेस्ट मैं मैक्सिमम मेरे को 10,000 मिलेगा, मैं मैक्सिमम 10,000 डालूंगा, लेकिन मेरे को 5,000 ही अलाउ होगा क्योंकि देखिए मैं इनकम ही 5,000 था, वहाँ पे 5,000 डालता, मैक्सिमम 5,000 मेरे को मिलेगा। हमारा मान लीजिए इनकम 15,000 होता तो मैक्सिमम यहाँ पे 10,000 का आ जाता, तो मैं मैक्सिमम अमाउंट डाल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5,000 ही मेरे को अलाउ होगा मैक्सिमम, क्योंकि मेरा इनकम ही 5,000 था सेविंग बैंक इंटरेस्ट का।
ठीक है। उसके बाद आपको यह हो गया ATC हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ATC हो गया, उसके बाद सी ऑल डिडक्शन में आपको जाना होगा। उसके बाद ATC आपको डालना है, ATC को ऐड करना होगा, ठीक है। ATC में आपको देखिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, आपका जो कंपनी जो PF काट रहा है ना, उसमें भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, प्रोविडेंट फंड आपका पोर्शन, तो यहाँ से भी वो भी आपका ATC में अलाउ होगा। तो ठीक है, वो सारा चीज़ अमाउंट जोड़ लेंगे। PPF में जमा कर रहे हैं या फिर आपका 5 साल का ऊपर का FD है, ठीक है, म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग वाला किए हैं, तो आपको यहाँ पे 1.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 1.5 लाख भी डाल देंगे, डाल के उसको आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद सारा डिडक्शन आप यहाँ पे ले लिए, तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो और कुछ डिडक्शन लेना है आपको, कुछ ये दिए हैं तो डोनेशन वगैरह दिए हैं तो ATG में आपको यहाँ पे ऐड करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो सिंपली आपका डिडक्शन हो गया तो आप इसको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद ये आपका डिडक्शन हो गया। अभी टैक्स पेड में आपको जाना है। टैक्स पेड में जाने के बाद आपको देखेंगे कि TDS जो आपका कंपनी काटा होगा सैलरी के लिए, तो आपको यहाँ पे सारा उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। सैलरी का एग्नेस्ट में जो TDS काटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सी डिटेल्स में जाके आप यहाँ से, नहीं मेरे केस में नहीं है इसलिए मेरे को दिखा नहीं रहा, नहीं आपका केस में होगा तो दिखा था, आपको वहाँ पे जाके एडिट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आपका फॉर्म 16 में दिखा रहा है लेकिन 26 AS में नहीं दिखा रहा है, तो आपको TDS का बारे में आप कंपनी से बात करिए कि आपका फॉर्म 16 में है तो आप TDS काटा है, लेकिन आप क्यों आपका 26 AS में नहीं आ रहा, तो वो एक चीज़ आप उसमें बात करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करके क्या करेंगे कि कंपनी का आपका जो आप जिस कंपनी में जॉब करें उनका टैन नंबर, उसका नाम, कंपनी का नाम और जितना सैलरी आपको मिला है साल भर का और उसका एग्नेस्ट में कितना TDS काटा है, वहाँ पे डाल के आपको इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा तो आपको इसको डाल देंगे। 26 AS में आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है ऑटोमेटिक, तो आप यहाँ से जाके इसी तरह आपको डाल देंगे। उसका ये हो गया अदर देन सैलरी का TDS। यहाँ पे शो डिटेल्स में जाएंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी कुछ TDS काटा हुआ है इसलिए ऐसे दिखा रहा है। मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पे टिक करके एडिट ऑप्शन में कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ अदर ऐड करना है, 26 AS में दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे ऐड में जाना होगा। ऐड में जाके उसका टैन नंबर, नेम डालना होगा, कितना रिसिप्ट अमाउंट है वो डालना होगा, कौन सा साल में काटा है, 23-24 का कार्ड चूज कर लेंगे। टैक्स डिडक्टेड, कितना TDS कटा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड आपको TDS क्रेडिट क्लेम दिस ईयर, जितना आप यहाँ पे डाल रहे हैं उतना अमाउंट क्लेम इस बार में करना चाहते हैं या फिर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को 5000 इधर TDS काटा था, मैं 5000 इधर डाल लूँगा, उसका बाद ऐड कर लूँगा, ठीक है। जो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जाएंगे ना, इसके टिक करके एडिट कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको इनकम का जो नेचर है ना यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया क्योंकि वो अदर IT में दिखा था, इसमें नहीं, ये हो गया, इसको आप सेव कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। आपको कुछ एडिट करना है तो आपको किसी तरह एडिट करेंगे, आपको समझ लिया, यहाँ पे टिक करके एडिट कर लेंगे, या फिर इसको कुछ गलती आया तो इसको डिलीट करके फिर दोबारा एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, और ये फॉर्म 16C से आपको मिलना है तो ये मिल जाएगा, और TCS का ये हो गया, TCS काटे हैं तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेल्फ एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मान लीजिए आप कुछ टैक्स लायबिलिटी आया, आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं खुद सेल्फ असेसमेंट में, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होगा। एडवांस टैक्स में कुछ पेमेंट की तो उसका डिटेल्स मिलेगा। सो डिटेल्स ईयर में आपको क्लिक करेंगे, जो किए होंगे ऑटोमेटिक कुछ आ जा रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको ऐड में करके जो आप पेमेंट किए, अभी पेमेंट किए रिटर्न भरने के टाइम में, तो यहाँ पे BSR कोड, चालान सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट यहाँ से चूज कर लेंगे और पूरा चालान अमाउंट डाल के यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ध्यान से ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ को ध्यान से कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कॉन्फर्म कर लेना है, ठीक है। कॉन्फर्म करने के बाद आप पेमेंट कैसे होता है कि टैक्स कैसे पेमेंट करते हैं उसका पर ऑलरेडी वीडियो मेरा है, आप मेरा वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे उसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी में जाएंगे, क्योंकि मेरा टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा इनकम इतना था, उसमें डिडक्शन ये वगैरह है, मेरा इनकम कुछ नहीं है। आपका केस में इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रहा होगा तो आप देख लीजिए, टैक्स लायबिलिटी आ रहा है तो पेमेंट में के लिए यहाँ पे ऑप्शन देगा, आप पेमेंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, आपका टैक्स लायबिलिटी होगा ना, आपको वहाँ पे कॉन्फर्म मेरे को दिखा रहा है ना, वहाँ पे आपको पे नाउ, देखिए यहाँ पे कॉन्फर्म जैसे करूँगा ना, यहाँ पे मेरा हो गया ना प्रोसीड दिखा रहा है, आपको वहाँ पे पे नाउ
पे लेटर ऑप्शन देगा। पे नाउ में क्लिक करेंगे, आपको चालान इस डायरेक्ट में यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल में जाके ई फाइल में जाके पेमेंट में जाके ई पे करके न्यू पेमेंट करके वहाँ से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो चालान जनरेट होगा उसके बाद आपको यहाँ पे आके पेमेंट कर डिटेल्स भरना है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पेमेंट करने के बाद ना यहाँ पे उसका डिटेल्स भरेंगे, BSR कोड वगैरह, जैसे मैं यहाँ पे बताया था ना आपको अंदर में, यहाँ पे BSR कोड, चालान सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट, अमाउंट, चालान अमाउंट दे के ऐड करना होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ भरने के बाद ना आपको पेमेंट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपको बैक करना होगा, कन्फर्म कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि पेमेंट कुछ नहीं आएगा, आपको यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्रोसीड कर देंगे। लाइबिलिटी आ सकता है लेकिन पेमेंट कुछ नहीं आएगा। रिफंड भले ही आ सकता है क्योंकि एक्सेस पेमेंट किए तो रिफंड आएगा। देखिए मेरा केस में रिफंड आ रहा है, देखिए मेरा केस में रिफंड दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा टैक्स कुछ नहीं बन रहा था इसलिए ये अमाउंट जो रिफंड आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रीव्यू टू रिटर्न करूँगा। रिटर्न करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, टिक करके इसको क्या करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू में आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड करके PDF को देख सकते हैं या फिर प्रिंट करके भी यहाँ से देख सकते हैं जो रिटर्न भरे ठीक से भरे कि नहीं। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट में क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेट में क्लिक करने के बाद आपको देखिए वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया, कोई एरर वगैरह शो नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके यहाँ पे आपको ई वेरीफाई करेंगे। आपको ध्यान रखेंगे 30 दिन के अंदर में आपको ई वेरीफाई करना है। तो ये आपको आधार OTP थ्रू या फिर बैंक वगैरह से या फिर DSC से आप यहाँ पे करना है तो इसको चूज कर लेंगे। आप अभी नहीं करना चाहते कि मैं बाद में करूँगा तो 30 दिन का अंदर में करना होगा तो आपको ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं। और या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहते हैं कि उसको फिजिकल मोड में साइन करके करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करके कंटिन्यू करेंगे और उसको एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट निकालेंगे, निकाल के उसमें साइन करके आपको बेंगलोर एड्रेस में भेजना होगा। आपको 30 दिन का अंदर में, ध्यान रखेंगे 30 दिन का अंदर में आपको पास डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। आपको 30 दिन में भेज देना होगा। तो ई वेरीफाई आप इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो ITR 1 कैसे भरते हैं आप आई होप सीख गए होंगे। कोई भी इसका ऊपर डाउट रहेगा तो आप कमेंट जरिए पूछ लेंगे, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।